मूवी राउंडअप में आपका स्वागत है। आज हम माइंड नाम की एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर वॉर फिल्म का रिकैप करने जा रहे हैं। आगे स्पॉइलर हैं, कृपया ध्यान रखें। फिल्म की शुरुआत एक अमेरिकी मरीन माइक द्वारा हवाई अड्डे पर एक युवा महिला को अलविदा कहने और अपने अगले मिशन के लिए एक हेलीकॉप्टर में यात्रा करने के साथ होती है। अगले दृश्य में माइक और उसका स्पॉटर टॉमी एक रेगिस्तान की चट्टान पर स्थापित होकर अपने लक्ष्य का इंतजार कर रहे हैं। टॉमी स्वभाव से एक बकबक है, जबकि माइक का स्वभाव अधिक गंभीर है। वे एक तरफ कई लोगों को पैदल और दूसरी तरफ कई हथियारों से लैस वाहनों को देखते हैं। माइक का टारगेट 65 साल का आतंकी सईद है। टॉमी और रेडियो पर आवाज माइक को निशाना दागने को कहते हैं। उसे पता चलता है कि समूह एक शादी के लिए इकट्ठा हुआ है और लक्ष्य दूल्हे का पिता हो सकता है। मामला तब और पेचीदा हो जाता है जब दूल्हा दुल्हन निशाने पर आ जाते हैं। माइक को दूल्हे को निशाने पर लेकर बाहर निकालने का आदेश दिया जाता है, लेकिन वह एक निर्दोष का जीवन नहीं ले सकता है। माइक अपने कमांड सेंटर से झूठ बोलता है कि उसने लक्ष्य खो दिया। फिर दोनों को सशस्त्र गार्ड्स द्वारा देखा जाता है। गनफायर होती है और लक्ष्य तुरंत भाग जाता है, जबकि माइक और टॉमी पीछे हटने के लिए मजबूर होते हैं। हथियारबंद लोग उनका पीछा करना शुरू करते हैं। दौड़ते समय वे अपने जीपीएस को नुकसान पहुंचाते हैं और एक चट्टान के पीछे छिप जाते हैं। हथियारबंद लोग चट्टान की ओर चलने लगते हैं। माइक जल्दी से उन्हें दूसरी दिशा में भेजने के लिए एक डिस्ट्रैक्शन पैदा करता है। हथियारबंद लोगों से बचने के बाद दोनों रेडियो पर निकासी का अनुरोध करते हैं, लेकिन उन्हें 5 घंटे दूर रेगिस्तान को पार एक गांव में जाने की जरूरत है जहां उन्हें उठाया जा सकता है। वे पैदल रेतीले तूफान और चिलचिलाती गर्मी में निकल पड़े। टॉमी अपने बेटे की कहानियों के साथ माइक का मनोरंजन करता है। माइक को खामोश किसी चीज से परेशान देखकर टॉमी माइक को खुलने के लिए कहता है। माइक ने खुलासा किया कि उसे अपनी प्रेमिका जेनी को शादी का प्रस्ताव देने में मुश्किल हो रही है। टॉमी इतना डरने के लिए उसका मजाक उड़ाता है, लेकिन उसे सलाह भी देता है कि शुरू में शादियां मुश्किल हो सकती हैं, लेकिन समय के साथ साथ आपको इसका एहसास हो जाता है। रेगिस्तान से गुजरते हुए हवा उनके पैरों के ठीक नीचे एक चेतावनी का संकेत लेकर आती है। माइक ने संकेत को गंभीरता से लिया, यह याद करते हुए कि पिछले 40 वर्षों में 33 मिलियन लैंड माइन्स रेगिस्तान में दबे हुए हैं। टॉमी ने उसे आश्वासन दिया कि दुश्मनों को दूर रखने के लिए यह सिर्फ एक चाल है। माइक सावधानी से आगे बढ़ रहा है। उसका दिमाग चेतावनी में व्यस्त था। लापरवाह टॉमी माइक के सामने कुछ गज की दूरी पर उस पर एक ओवरथिंकर होने के लिए मजाक करते हुए पीछे की ओर चलता है। अचानक एक क्लिक की आवाज सुनाई देती है और विस्फोट होता है। टॉमी ने एक बारूदी माइन पर कदम रखा था। अस्थायी रूप से बहरा माइक टॉमी की ओर एक कदम बढ़ाता है और उसे एक और क्लिक सुनाई देता है, ठीक जहां उसका पैर पड़ता है। वह सदमे में जम जाता है। विस्फोट से उड़ी रेत छटने लगती है। टॉमी विस्फोट से बच गया है, लेकिन घुटनों के नीचे उसके पैर कट गए हैं। टॉमी चिल्लाता है और दर्द से कराहता है। माइक खुद को हिलाने में असमर्थ टॉमी को शांत करने के लिए संघर्ष करता है। जब कुछ भी काम नहीं करता है, माइक टॉमी के बेटे की बात करता है, जिससे उसे कुछ प्रेरणा मिलती है और वह खुद को मॉर्फिन इंजेक्ट करता है, जिसे मरीन अपनी सामने की जेब में रखते हैं। टॉमी फिर अपने रेडियो तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन दर्द फिर से उस पर हावी हो जाता है। अपने साथी को दर्द में देखकर माइक टॉमी की मदद करने के लिए लैंड माइन से अपना पैर हटाने की पेशकश करता है। माइक अनुमान लगाता है कि शायद जिस लैंड माइन पर उसने कदम रखा है वह पुरानी और खराब है। टॉमी ने उसे चेतावनी दी कि वह ऐसा न करे और माइक को मना करने के लिए वह अपनी बंदूक निकालता है और अपने सिर पर निशाना लगाता है। वह माइक से कहता है कि चाहे कुछ भी हो उसे जीवित रहना चाहिए और खुद को गोली मार लेता है। माइक बेबस होकर दुख में चिल्लाता है। वह अकेले ही रेगिस्तान में फंसा हुआ है और हिलने डुलने में असमर्थ है। वह खड़े होकर थक जाता है और एक घुटने पर बैठता है। माइक को पता चलता है कि उसे किसी तरह टॉमी के बगल में पड़े रेडियो को अपनी ओर लाना होगा। वह रेडियो बैग को अपनी ओर खींचने के लिए अपने शूलेस को कुल्हाड़ी से बांधता है, लेकिन रेडियो की बैटरी मर चुकी है और अतिरिक्त बैटरी टॉमी के शरीर पर है। माइक निराश हो जाता है, लेकिन दूसरी योजना के बारे में सोचता है। वह सौर ऊर्जा का उपयोग करके रेडियो को चार्ज करने के लिए एक अस्थायी व्यवस्था करता है और अपने वरिष्ठों से संपर्क करने में सक्षम होता है। वह तत्काल निकासी का अनुरोध करता है, लेकिन उसे बताया जाता है कि बचाव हेलीकॉप्टर लगातार रेत के तूफान के कारण उसके स्थान पर नहीं जा सकता है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो करीब 52 घंटे में एक काफिला उसे बचा लेगा। प्रतिक्रिया से माइक निराश हो जाता है। उसे सुझाव मिलता है कि एक खाई खोदकर और उसमें कूदने की कोशिश करे, जिससे उसकी केवल एक गैर जानलेवा अंग हानि होगी। माइक घड़ी पर उल्टी गिनती सेट करते हुए प्रतीक्षा करने का फैसला करता है। फिर एक और रेत का तूफान पूरी ताकत से आता है। वह अपने स्थान से हिले बिना तूफान का मुकाबला करता है।
जब तूफान खत्म होता है तो उसे पता चलता है कि तूफान टॉमी का शरीर उसके पास ले आया है और इसलिए अतिरिक्त बैटरी उसके ठीक बगल में है, पर रेडियो उसकी पहुंच से बहुत दूर चला गया है। घंटे बीत गए। माइक प्यास से बेहाल है और हताश होकर कई बार खुद को गोली मारने के बारे में सोचता है। फिर वह एक लोकल आदमी को उसकी ओर आते देखता है जो एक वक्र में चल रहा है। माइक उसे लैंड माइन के बारे में चेतावनी देने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसकी नकल करता है। प्रतीत होता है कि उसका मजाक उड़ा रहा है। माइक अपनी हालत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह जोर देकर कहता है कि माइक को अगला कदम उठाना चाहिए। वह फिर माइक का पानी का फ्लास्क लेता है और रेगिस्तान में गायब हो जाता है। पूरी तरह से निर्जलित और हताश माइक अपना यूरिन पीने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वह देखता है कि एक छोटी लड़की उसका पानी का फ्लास्क वापस ला रही है। वह उसे माइक को सौंप देती है और उसकी राहत के लिए यह पानी से भरा होता है। हालांकि लड़की नहीं बोलती है, पर अपने सैनिक खिलौनों का उपयोग करके वह भी उसे खदान से हटकर आगे बढ़ने को कहती है। माइक उसे बताता है कि वह हिल नहीं सकता है और छोटी लड़की से उसे अपना रेडियो लाने के लिए कहता है, लेकिन लड़की नहीं समझती। हताश होकर वह बहुत जोर से बोलता है, जिससे लड़की डर भागती है। जल्द ही रात होती है और तापमान गिरना शुरू हो जाता है। माइक खुद को गर्म रखने के लिए आग जलाता है। उसे जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई देती है। वह अपना फोन निकालता है और खुद को विचलित रखने के लिए अपनी प्रेमिका की तस्वीरों को देखता है। उसे अपनी प्रेमिका से एक वीडियो मिलता है। वीडियो में जेनी माइक से कहती है कि वह उसका इंतजार कर रही है। माइक को युद्ध जीतना चाहिए और जल्द से जल्द उसके पास वापस आना चाहिए। माइक इमोशन होने लगता है। उसे डर है कि कहीं वह अपनी प्रेमिका को फिर कभी न देख पाए। थक कर वह सोना शुरू कर देता है, लेकिन वह पाता है कि आग बुझ गई है। वह अपने आप को जंगली जानवरों से घिरा पाता है। वह उन्हें अपनी बंदूक से डराने की कोशिश करता है, लेकिन विफल रहता है। जानवरों ने टॉमी के शरीर को खींच लिया। एक जानवर उसकी ओर बढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन अपनी टॉर्च की रोशनी में माइक ने उस जानवर को अपनी बंदूक से गोली मार दी। जानवर एक लैंड माइन पर उतरता है, जिससे विस्फोट होता है और अन्य जानवर डर जाते हैं। सुबह वही आदमी फिर से चला आता है। वह बताता है कि माइक बहुत भाग्यशाली है। एक लैंड माइन पर कदम रखने और जंगली जानवरों के साथ रेगिस्तान में एक रात बिताने के बाद भी कि वह अब तक बच गया। वह एक बार फिर सुझाव देता है कि माइक आगे बढ़ जाए, लेकिन माइक इसका पालन नहीं करता है। माइक उसे पूछता है कि क्या वह माइन के स्थान को जानता है, क्योंकि वह हमेशा एक पैटर्न में चलता है। वह जवाब देता है कि वह नहीं जानता कि लैंड माइन्स कहाँ हैं, और वह केवल जिगजैग में चलता है क्योंकि यह सीधे चलने से सुरक्षित है। माइक फिर से उसे अपना रेडियो लाने के लिए कहता है। वह आदमी आखिरकार सहमत हो जाता है और रेडियो को माइक का पास वापस लाता है और फिर चला जाता है। माइक अपनी घड़ी की जांच करता है और मदद के आने में अभी भी 24 घंटे बाकी हैं। वह धीरे धीरे मतिभ्रम होना शुरू कर देता है। माइक टॉमी को जागते हुए देखता है। काल्पनिक टॉमी माइक को प्रेरित करता है और उससे कहता है कि वह इससे बाहर निकल जाएगा। सूरज फिर से डूबता है और माइक अपने जीवन में की गई सभी गलतियों के बारे में सोचने लगता है। उसे अपनी प्रेमिका जेनी को अकेला छोड़कर मिशन पर आने का पछतावा होने लगता है। वह फिर से खुद को जानवरों से घिरा हुआ पाता है। माइक लक्ष्यहीन रूप से अंधेरे में उन पर गोली चलाना शुरू कर देता है, लेकिन जानवर फिर भी उस पर हमला करते हैं। वह जंगली जानवरों से लड़ते हुए अपने विचारों में खो जाता है। जैसे सूरज उगता है, माइक फिर से वास्तविकता में वापस आ जाता है। जंगली जानवर उसके चारों ओर मरे पड़े थे। संख्या से अधिक होने के बावजूद वह सभी जानवरों को मारने में कामयाब रहा। पिछले 45 घंटों से माइक उस रेगिस्तान में अकेला है और बिना हिले डुले खदान के ऊपर उसका पैर है। उसके बाद उसे अपने वरिष्ठ से एक संचार प्राप्त होता है जो उसे सूचित करता है कि बचाव दल देर से चल रहा है। सीनियर उससे पूछता है कि क्या वह 17 घंटे तक और रुक सकता है। अपने ब्रेकिंग पॉइंट पर माइक जवाब देता है कि वह आगे नहीं जा सकता। वरिष्ठ उसे बताता है कि कोई है जो उससे बात करना चाहता है। माइक फिर जेनी की आवाज सुनता है। माइक उसे छोड़ने के लिए, वह जो कुछ भी छूता है उसे नष्ट करने के लिए, सब कुछ गड़बड़ करने के लिए उससे माफी मांगता है। वह फिर मतिभ्रम करना शुरू कर देता है और जेनी को उसके सामने एक सोफे पर बैठा देखता है। वह उस तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन ताकत खो चुका है। जब वह गिरने लगता है तो अचानक लोकल आदमी उसे पकड़ लेता है। वह आदमी माइक के घावों को सहना शुरू कर देता है और उसे उस समय के बारे में बताता है जब उसने भी एक माइन पर कदम रखा था जिससे उसका पैर निकल गया था। वह माइक से कहता है कि अपना पैर खोने से ऐसा लगा कि उसने अपने जीवन में सब कुछ खो दिया है। हालांकि अपना पैर खोने का दर्द सब धुल गया जब वह अपनी पत्नी से मिला और उनकी एक बेटी हुई। उसका कहना है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए।
माइक उस आदमी को बताता है कि वह भाग्यशाली है क्योंकि उसकी बेटी जो उसे पानी लाई थी वह वास्तव में सुंदर है और उसके पास अपने पिता की मुस्कान है। वह आदमी माइक से कहता है कि उसकी अब कोई बेटी नहीं है। माइंस को खोदने और उन्हें टिन के डिब्बे से बदलने के लिए उनके एक भ्रमण के दौरान एक माइन विस्फोट में उसकी मृत्यु हो गई। माइक हैरान होकर सुनता है। वह आदमी उसे बताता है कि वह खुश है, उसकी बेटी माइक से मिलने आई थी, लेकिन उसे वास्तव में अब आगे बढ़ने की जरूरत है। फिर वह चला जाता है। माइक उसकी बेटी को फिर देखता है, लेकिन वह जल्दी से हवा के साथ दूर हो जाती है। माइक फिर से मतिभ्रम होने लगता है। वह अपने अपमानजनक पिता को अपनी मां को पीटता देखता है। वह फिर अपनी बीमार मां को देखता है। वह अपनी प्रेमिका के साथ बिताए प्यारे पलों को भी देखता है। उस समय वह रेडियो पर सुनता है कि बचाव दल गुजर रहा है और उन्हें उसकी सटीक स्थिति ज्ञात करने की आवश्यकता है। वह अपनी फ्लेयर को पकड़ लेता है, लेकिन इससे पहले कि वह इसका इस्तेमाल करता, आतंकवादी पहले से ही पहाड़ी के ऊपर से उस पर गोली चलाना शुरू कर देते हैं। शूटिंग से पास में एक माइन विस्फोट करती है, जिससे फ्लेयर उड़कर माइक की पहुंच से दूर हो जाती है। वह वापस फायर करने की कोशिश करता है, लेकिन वह बहुत कमजोर है। वह अपनी प्रेमिका को याद करता है और प्रेरणा के रूप में उपयोग करता है। माइक फिर जमीन पर गोली चलाकर अपने चारों ओर माइन का विस्फोट करता है, जिससे रेत का धुआं पैदा होता है, जिससे वह दुश्मन से बच जाता है। फिर वह जल्दी से अपनी स्नाइपर राइफल पकड़ लेता है और आतंकवादियों को खत्म कर देता है। बचाव दल पास से गुजरता है, पर फ्लेयर अभी भी पहुंच से बाहर है। माइक को लोकल आदमी के शब्द याद आए कि उसे आगे बढ़ते रहना है। वह विश्वास से छलांग लगाता है और एक कदम आगे बढ़ता है। कोई विस्फोट नहीं होता। वह पाता है कि जिस पर उसने कदम रखा था वह वास्तव में लोकल आदमी की बेटी द्वारा वहां रखा गया था जब वह जीवित थी। इस पूरे समय उन्होंने उससे कहा कि वह अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है और अपनी प्रेमिका के पास वापस जा सकता है। उन्होंने उसे याद दिलाया कि वह यह कर सकता है और उसे रोकने वाली एकमात्र चीज डर थी। गैरघातक बंदूक की गोली के घावों के बावजूद माइक जीवित होने के लिए खुश है। वह फूट फूट कर रोने लगता है। शायद वह राहत महसूस कर रहा था, यह जानते हुए कि वह बच जाएगा, या शायद वह स्थिति के सही एहसास न कर पाने पर नाराज था। इसके बाद वह फ्लेयर निकालता है और जमीन पर गिर जाता है। बचाव दल उसे ढूंढता है और वह घर वापस आ जाता है। जेनी आंखों में खुशी के आंसू लिए हवाई अड्डे पर उसका इंतजार कर रही है। उसे गले लगाने से पहले माइक एक घुटने पर गिर गया, जैसे उसने रेगिस्तान में किया था। फिर वह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ने का वादा करता है। फिल्म यहीं समाप्त होती है। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। जल्दी फिर मिलते हैं।